हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय शिवम सिद्धार्थ में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग मध्य पाषाण काल पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हमने मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में आपके साथ चर्चा कर लिया था। आज का जो हमने टॉपिक रखा है या इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल, और इन स्थलों में सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं सराय नाहर राय। सराय नाहर राय, ये जो सराय नाहर राय है आपके प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ में है सराय नाहर राय। कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। यहां से आप देखेंगे कि कई चीजों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे गर्तावास, शवों को दफनाने, शवों को दफनाने, और जो शवों को दफनाया गया है इनके जो सिर हैं, सिर जो हैं ये पश्चिम दिशा में है, और जो पैर है वह किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। यानी सर को पश्चिम दिशा में रखा गया है और पैर को किस दिशा में रखा गया है? पूर्व दिशा में रखा गया है। इसके बाद क्या? 14 समाधान, 14 समाधान, 8 गर्त चूल्हे, 8 गर्त चूल्हे। इसके बाद युद्ध के साक्ष्य, युद्ध के साक्ष्य, ये चीजें जो हैं। और एक चीज और, 4 मानव कंकाल, 4 मानव कंकाल एक ही कब्र से, 4 मानव कंकाल एक ही कब्र से। समझिएगा, ये जो चीजें परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और हमने बात किया है कहां पे? सराय नाहर राय। सराय नाहर राय से हमने क्या बताया है? गर्तावास। गर्तावास से तात्पर्य है आज का आप बेसमेंट जिसको कहते हैं, या इसको गड्ढागृह कह सकते हैं, ठीक ना? गड्ढागृह, ग्राउंड लेवल पे एक कुएं के आकार की खुदाई कर दी जाती थी और उसके एक तरफ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ी बना दी जाती थी, उसी को कहा गया क्या? गर्तावास कहा गया। इसके बाद क्या? शवों को दफनाने की बात। अब एक चीज और समझिएगा, मध्य पाषाण काल की विशेषता को आप समझिए पहले यहाँ पर, ठीक ना? हमने आपको जब निम्न पूरा पाषाण काल में पढ़ा रहा था, या मोटे तौर पर आप समझिएगा कि पूरा पाषाण काल की यदि बात किया जाए तो पूरा पाषाण काल की अवस्था से मानव अस्थिपंजर के अवशेष के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, यानी मानव के जीवाश्म नहीं मिले थे, हमने पहले भी बता दिया था। लेकिन मध्य पाषाण काल तक आते आते सबसे पहले भारत में यदि बात किया जाए तो सर्वप्रथम मानव अस्थिपंजर के साक्ष्य किस काल से मिलते हैं? तो हमको मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। इतनी बात याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल में हमको मानव शरीर के अवशेष के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, यानी कंकाल के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। कंकाल किस काल से मिलना शुरू हुआ है? मध्य पाषाण काल से। तो यहाँ पे समझिएगा कि शवों को दफनाने, यानी ऐसा लगता था कि जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु के बाद लोगों के शवों को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था, ठीक ना? इसके बाद अब देखिए, और जब दफनाया जाता था तो जो सिर रखा जाता था वह किस दिशा में होता था? पश्चिम दिशा में। और जो पैर होता था वह किस दिशा में होता था? पूर्व दिशा में होता था। इसके बाद 14 समाधान, यानी 14 कब्रों की खुदाई हुई है, यानी 14 कब्रें मिली हैं, 14 समाधान यहाँ पर हो गया, ठीक ना? 4 गर्त चूल्हे। गर्त चूल्हे का मतलब क्या? वही जैसे हमने बताया ना कि जो गड्ढागृह मिला है, गड्ढागृह की जब खुदाई की जा रही थी तो उसके अंदर से चूल्हे भी मिल रहे थे, और इन चूल्हों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे खाना वाना जो भी बनाया जाता रहा हो, ठीक ना? विशेषकर यह माना जाता है कि ये जो गर्त चूल्हे हैं ये मध्य पाषाण काल की अंतिम अवस्था से संबंधित है, ठीक। इसके बाद क्या? युद्ध के साक्ष्य। युद्ध के साक्ष्य से तात्पर्य है कि यहाँ से हमको एक ऐसा मानव कंकाल मिला है जिसके खोपड़ी में पत्थर धंसा हुआ है। अब खोपड़ी में पत्थर धंसने से क्या तात्पर्य? जैसे समझ लीजिए कि हो सकता है कि 2 व्यक्तियों में किसी बात को लेकर बहस हुई हो और सामने वाले व्यक्ति ने पत्थर का टुकड़ा उठाकर सामने वाले को क्या किया हो? मारा हो। जब सामने वाले को मारा हो तो वह पत्थर का टुकड़ा उस व्यक्ति को खोपड़ी को तोड़ता हुआ उसके अंदर घुस गया,
और इसकी वजह से हो सकता है कि उस व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई है, और मृत्यु होने के बाद लोगों ने उसकी शव को उसी तरह से क्या कर दिया, दफना दिया। लेकिन आधुनिक समय में जब उन कब्रों को खोदकर या जब उन कब्रों की खुदाई हो रही थी उन स्थलों की, तो जो पत्थर का टुकड़ा था उसी तरह से इसकी खोपड़ी में धंसा हुआ था, और वहां की जो खोपड़ी की जो हड्डी थी वह टूटी हुई थी, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया इतिहासकारों के द्वारा कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा। इसके बाद हमने क्या बताया, 4 मानव कंकाल एक ही कब्र से। एक ऐसी कब्र मिली है जिसके अंदर 4 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। तो 4 मानव कंकाल के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो 4 मानव कंकाल जो है एक ही कब्र से प्राप्त हो रहा है। वह कहां से प्राप्त हो रहा है, सराय नाहर राय से प्राप्त हो रहा है। सराय नाहर राय के बाद जो अगला स्थल है वह है आपका महदहा, और ये जो महदहा है ये भी कहां पर है, प्रतापगढ़ में है। यहां से आप देखेंगे कि हड्डी एवं सींग के उपकरण एवं आभूषण, हड्डी एवं सींग के उपकरण एवं आभूषण से क्या तात्पर्य है, उपकरण का मतलब औजार, और आभूषण आप समझ ही रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से आज का मनुष्य आभूषण प्रिय है, ऐसा नहीं था कि उस समय का जो मनुष्य था वो आभूषण प्रिय नहीं था। उस समय का भी मनुष्य आभूषण प्रिय था। उस समय आभूषण जो बनाए गए थे, छोटी छोटी हड्डियों को, छोटे छोटे पत्थर को आपस में एक साथ पिरोकर माला या चाहे कुछ भी बनाया जाता था। तो कहने का मतलब यह है कि आभूषण के भी और उपकरण मतलब क्या, औजारों के भी साक्ष्य मिले कहां से, महदहा से। इसके बाद क्या, स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। समझिएगा, स्त्री और पुरुष को एक साथ एक ही कब्र में क्या किया गया है, दफनाया गया है। अब जैसे एक सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कैसे पहचाना जाता है कि ये स्त्री का कंकाल है और ये पुरुष का कंकाल है। तो देखिए, नॉर्मल सी एक बात है, उसके पहचानने का एक तरीका है कि जो महिलाओं का जो ये कूल्हे वाला जो हिस्सा होता है, ठीक ना, जो हिप वाला या जो पीछे बैक साइड जो होता है, उसकी जो हड्डियां होती हैं, कूल्हे की जो हड्डियां होती हैं, उसके आंतरिक व्यास को देखा जाता है। तो महिलाओं का पुरुषों की अपेक्षाकृत जो उसका जो व्यास होता है वह क्या होता है, अधिक चौड़ा होता है। उसी के आधार पर पहचाना जाता है कि ये मानव का कंकाल है और ये स्त्री का कंकाल है। ठीक, इसके बाद सील, लोढ़ा और हथौड़ा। जैसे ऐसा लगता है कि जैसे सिलबट्टा गांव में होता है, ऐसा लगता है कि जैसे लोग उस पर विभिन्न चीजों को पीसने के संदर्भ में उसका प्रयोग में लाया जाता रहा होगा। और हथौड़ा, हथौड़ा आप समझ रहे हैं, तो सील, बट्टा और हथौड़े का साक्ष्य मिला है। साथ में ही 3 मानव कंकाल एक ही कब्र से, यानी आप देखिएगा सराय नाहर राय में 4 मिला था और यहाँ पर कितना मिला है, 3 मानव कंकाल को एक ही कब्र में क्या किया गया है, दफनाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, दमदमा। ये दमदमा भी क्या है, दमदमा कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में है। दमदमा नाम क्यों पड़ा, प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में है। दमदमा नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से चूंकि जब कोई चीज फेंका जाता था, ठीक ना, इन स्थानों पे, तो वहां से दम दम की आवाज आती थी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, दमदमा पड़ गया। अब जैसे नॉर्मल समझ लीजिए कि जैसे खाली कोई नीचे खाली चीज हो और ऊपर उसे यदि उसके ऊपर आप चलते हैं, चाहे आप उसको ठोंकते हैं, तो दम दम की आवाज, कुछ आवाज दूसरी तरह से आती है, और यदि ठोस होता है तो आवाज कुछ दूसरी तरह से आती है। तो इसके नीचे था क्या क्या, ये जो स्थल थे, उस इन स्थलों के नीचे, दमदमा के नीचे ढेर सारे पशु पक्षियों की जो हड्डियां थी उसी तरह से दफन थी। जैसे होता क्या है, जैसे हमने लिखा है ना बूचड़ खाना, बूचड़ खाने का मतलब क्या, वह स्थान जहां पर पशुओं को काटा जाता हो, विभिन्न प्रकार के पशुओं को काटा जाता था, और उनके पशुओं को काटने के बाद जो फालतू की जो चीजें होती थी एक जगह पर फेंक दिया जाता था। धीरे 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 उस पर धूल मिट्टी जमती चली गई। आधुनिक समय में जब उन स्थलों की जब खुदाई हो रही थी या उन स्थलों पे कोई व्यक्ति चलता था या कोई भारी चीज फेंका जाता था, तो दम दम की आवाज आती थी, इसलिए इसको क्या कह दिया गया, दमदमा कह दिया गया। तो यहाँ से आप देखेंगे कि क्या मिला है, 41 मानव समाधान, यानी 41 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। इसके बाद क्या, 5 युग्म समाधान, यानी एक कब्र में 2 लोगों को दफनाया गया है। कुल मिला के कब्रिस्तान, मोटे तौर पर आप क्या कह सकते हैं, इसको कब्रिस्तान कह सकते हैं। और 3 मानव कंकाल एक ही कब्र से प्राप्त हो रहा है। साथ में बूचड़ खाना, ये समझिएगा, ये बूचड़ खाना परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बूचड़ खाने का मतलब क्या, जहां पर विभिन्न प्रकार के पशुओं को मांसाहार के लिए काटा जाता हो, ठीक ना। और यहीं से आप देखेंगे कि मछलियों की भी कुछ हड्डियां मिली हैं। मछली हो गई, पक्षी हो गई, इनकी भी कुछ अवशेष यहाँ से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। इसके बाद क्या, हाथी दांत का लटकन। हाथी दांत के लटकन से क्या तात्पर्य है, हाथी दांत का पैमाना,
इसके बाद क्या, हड्डी एवं सींग के उपकरण एवं आभूषण, यानी यहाँ से भी हड्डियों से और सींग से निर्मित उपकरण और आभूषण क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। एक चीज और आपको मैं बता दूं, ये जो आप प्रतापगढ़ के जो स्थल आप देख रहे हैं, ठीक ना, जैसे हमने सराय नाहरराय बताया, इसके बाद महदाहा बताया, इसके बाद हमने दमदमा बताया, इन स्थलों को प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय को दिया जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, या हम ये कह दें कि उस समय इतिहास विभाग के जो प्राचार्य थे वो थे जी.आर. शर्मा। तो जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में यहाँ पर जी.आर. शर्मा हो गए, आर.के. वर्मा हो गए, जी.आर. शर्मा, आर.के. वर्मा और वी.डी. मिश्र, क्या, वी.डी. मिश्र, इन लोगों के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप हमारे प्रतापगढ़ के जो स्थल हैं प्रकाश में आते हैं, और इन स्थलों को प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को दिया जाता है। अब प्रतापगढ़ के स्थलों के बाद हम बात करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले मध्यपाषाण कालीन उपकरण कहाँ पर प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुई, याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने बताया था ना आपको उसमें कि पूरा पाषाण काल में कि सबसे पहले कुल्हाड़ी कहाँ पर प्राप्त हुई है, तो पलवरम में प्राप्त हुई थी 1863 ईस्वी में, किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। तो उसी तरह से यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले मध्य पाषाण कालीन औजार कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो लेखैया या बिंद के क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। कब, 1867 ईस्वी में सी.एल. कार्लाइल के द्वारा, किसके द्वारा, सी.एल. कार्लाइल के द्वारा इन उपकरणों की खोज की गई। सूक्ष्म पाषाण उपकरण, जैसे हमने पहले इसकी विशेषता में ही बता दिया है कि इस काल के जो औजार हैं ये पूर्व कालों की अपेक्षा बहुत ही छोटे हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का काल कहा गया है। साथ में ही यहाँ से क्या मिला है, सहस्त्र मानव कंकाल, यानी सहस्त्र मतलब 1000, यानी 1000 के लगभग मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, लेखैया से प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं जो अगला स्थल है वह है आपका बीरभान, ठीक ना, बीरभान, ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, और इसका उत्खनन जो है वो बीबी लाल के द्वारा किया गया था। यहां से आप देखेंगे कि यहां से मुख्य रूप से सूक्ष्म पाषाण उपकरण और मानव बस्ती के अवशेष के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या, सूक्ष्म पाषाण उपकरण, सूक्ष्म पाषाण उपकरण, और यहां से आप देखेंगे कि आवासीय बस्ती, क्या, आवासीय बस्ती, आवासीय बस्ती। देखिए, आवासीय बस्ती का मतलब क्या है, अभी मैं जब आपको नवपाषाण काल पढ़ाऊंगा तो नवपाषाण काल में हम आपको बताएंगे कि नवपाषाण काल तक आते आते ग्रामीण जीवन की शुरुआत हो चुकी थी पूरी तरीके से। लेकिन हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि मध्य पाषाण काल को संक्रमण का जोन कहा गया है। संक्रमण का जोन क्यों कहा गया है कि हमने आपको स्पष्ट शब्दों में बताया कि कोई अवस्था न अचानक से खत्म हो जाती है और कोई अवस्था न अचानक से शुरू हो जाती है, समय लगता है, बीच का जो एक क्षेत्र आता है उसको संक्रमण का क्षेत्र कहते हैं। तो मनुष्य नवपाषाण काल में पूरी तरीके से तो स्थायी रूप से बस चुका था, लेकिन उसके बसने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वह कहाँ से शुरू हुई थी, मध्य पाषाण काल से शुरू हुई थी। अब देखिए, तमिलनाडु की बात किया जाए तो तमिलनाडु के दो महत्वपूर्ण स्थल है, उसमें से एक है तिरुनेलवेली और दूसरा क्या है, टेरी। यदि तिरुनेलवेली की बात किया जाए तो यहाँ से भी हमको मध्य पाषाण कालीन औजारों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कुल मिला के हम मोटे तौर पे कह सकते हैं सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तिरुनेलवेली से मिले हैं। वे कौन कौन से औजार थे, त्रिकोण हुआ करते थे, ठीक ना, प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास हुआ था, ठीक ना, समलंब चतुर्भुज आकार के औजार हुआ करते थे, ठीक ना। इसके बाद खंडक मिले हैं, यहाँ से छोटे मात्रा में हैंडेक्स मिले हैं, ब्यूरिन मिले हैं। इस प्रकार के औजार जो पीछे के औजार थे वही औजार हैं, लेकिन औजारों के स्वरूप में धीरे धीरे और भी क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। ठीक, अब देखिए ये जो टेरी है, क्या, टेरी, यदि टेरी की बात किया जाए तो यह माना जाता था कच्चा माल आपूर्तिकर्ता क्षेत्र। क्या, कच्चा माल आपूर्ति करता क्षेत्र। अब कच्चा माल आपूर्तिकर्ता क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, कच्चा माल आपूर्तिकर्ता क्षेत्र से तात्पर्य है कि यहां से आप देखेंगे कि इन क्षेत्रों से, यहां से, ठीक ना, यहां से पत्थरों को ले जाकर
यहाँ से पत्थरों को ले जाकर दूसरे क्षेत्रों में औजारों को बनाया जाता था। समझ लीजिए, आप वीडियो देखते नहीं हैं, मैं कितना परिश्रम करके बनाता हूँ। इस गर्मी में फैन बंद कर देता हूँ, मैं पंखा ऑफ करके मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको आवाज़ आप लोगों के पास साफ पहुँचे, ठीक ना, क्योंकि संसाधनों का अभाव है, इस बात का मैंने पहले भी कहा था। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रदान करूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और अधिक से अधिक मित्रों तक पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि मेरी एक मुहिम है, इस मुहिम का आप लोग हिस्सा बने। तो जो टेरी है, टेरी से मुख्य रूप से यहाँ से पत्थरों को ले जाया जाता था और पत्थरों को ले जाने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में औजार क्या किया जाता था, बनाया जाता था। अब अगले स्थल की यदि बात किया जाए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। चलिए अब देखिए, इसके बाद हम लोग गुजरात के एक स्थल को पढ़ते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो गुजरात का जो स्थल है उसका नाम है लंघनाज। लंघनाज, यह लंघनाज कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक ना। यहां से आप देखेंगे लंघनाज से क्या मिला है, पशुओं की हड्डियां एवं कब्रिस्तान, पशुओं की हड्डियां एवं कब्रिस्तान, ठीक ना, रेत के ठोस टीले, इसके बाद क्या, 14 मानव कंकाल, 14 मानव कंकाल, ठीक ना। और यदि इसको प्रकाश में लाने की बात किया जाए तो HD संकालिया, इसका उत्खनन किसने किया है? HD संकालिया ने किया है। समझिएगा, लंघनाज गुजरात का है, गुजरात में है। क्या मिला यहाँ से? पशुओं की हड्डियां एवं कब्रिस्तान। देखिए, इन स्थलों की एक कॉमन सी बात है, हर जगह से आपको कब्रिस्तान का साक्ष्य मिलेगा और हर जगह से पशुओं की हड्डियां मिलेगा, ठीक। इसके बाद क्या, रेत के ठोस टीले, ठीक ना। जैसे रेत को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो कुछ समय बाद वो ठोस रूप धारण कर लेता है, तो इसी को कहा गया है रेत के ठोस टीले। और क्या, 14 मानव कंकाल, 14 मानव कंकाल भी यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। और इसका उत्खनन किसने किया है? HD संकालिया के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? HD संकालिया। इसकी खोज HD संकालिया के द्वारा की गई है। यहाँ तक तो हमने बात कर लिया। अब देखिए, कुछ अन्य स्थलों को हम देखते हैं, और इन स्थलों में यदि बात किया जाए तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले क्या, आदमगढ़। आदमगढ़ यह कहाँ पर है? MP में है। यहां से आप देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य, किसके साक्ष्य? पशुपालन के। याद रखिएगा, इसीलिए कहा जाता है जो पशुपालन की जो शुरुआत हुई है वह कब हुई है? मध्य पाषाण काल में हुई है। और इसके साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं? आदमगढ़ से प्राप्त हो रहे हैं। साथ में ही राजस्थान का एक क्षेत्र है, राजस्थान का एक स्थल है, उसका नाम है बागोर। उसका नाम क्या है? बागोर। बागोर यह कहाँ पे है? राजस्थान में है। और यहां से भी आप देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में ही हमको किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाण काल से ही हमको यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बागोर से, ठीक ना। और यदि बागोर की बात किया जाए कि बागोर का उत्खनन किसने किया है, तो आप देखेंगे कि बागोर का उत्खनन BN मिश्र के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? BN मिश्र के द्वारा। याद रखिएगा, बागोर का उत्खनन BN मिश्र ने किया था। इसके बाद हम बात करते हैं भीमबेटका। भीमबेटका, यदि भीमबेटका की बात किया जाए तो भीमबेटका से कुछ चीजें हमको मिली हैं, ठीक ना। पहले बात क्या, कि जो भीमबेटका है इसकी खोज जो की गई है BS वावड़कर के द्वारा। BS बाकणकर, ठीक ना। किसके द्वारा? BS बाकणकर के द्वारा इसकी खोज की गई है। और यहां से आप देखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों को क्या मिला है? पाषाण कालीन चित्रकारिता। पाषाण कालीन चित्रकारिता
पाषाणकालीन चित्रकारिता हो गया। इसके बाद यदि बात कर लिया जाए तो यहाँ से आप देखेंगे कि कुछ मात्रा में पशु पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। कुल मिला के ये कॉमन सी बात है, ये जितने भी स्थल होंगे ना उन हर स्थलों से इस प्रकार के साक्ष्य आपको क्या होंगे, प्राप्त होंगे। जैसे कब्रिस्तान मिल जाएगा, मानव अवशेष मिल जाएंगे, ठीक ना। इस प्रकार के साक्ष्य यहाँ से नॉर्मल सी बात है, इन स्थलों से मिलते रहते हैं। ठीक, देखिए अगला स्थल हम लेते हैं। जो अगला स्थल है वह है जलाहल्ली। जलाहल्ली, और ये जो जलाहल्ली है ये कहाँ पर है, कर्नाटक का स्थल है। और यहां से हमको जो मिला है वो यहां से जो हमको प्राप्त हो रहा है वह प्राप्त हो रहा है डी आकार के औजार। किस आकार के औजार, डी आकार के औजार यहां से क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार हमने मध्य पाषाण काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण स्थल थे उन सभी महत्वपूर्ण स्थलों की आप लोगों के साथ यहाँ पर चर्चा किया है। और याद रहे ये जो स्थल हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जाम में आप यहाँ से देखेंगे कि घुमा फिरा कर एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप विशेष याद रखें, पाषाण काल जब भी पढ़ते हैं तो पाषाण काल की विशेषताओं के साथ साथ पाषाणकालीन स्थलों को पढ़ना आपको बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन स्थलों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूरा पाषाण काल में हमने पढ़ाया तो पूरा पाषाण काल के सारे स्थलों को आप तैयार करिए। मध्य पाषाण काल हमने पढ़ाया, चूंकि मध्य पाषाण के स्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में अभी नव पाषाण काल जब मैं कल पढ़ाऊंगा तो उसके भी स्थल परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप इन स्थलों को तैयार रखें। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, मेरी कोशिश ये है कि मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकूं। इसलिए एक बार फिर आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मित्रों को बताने का प्रयास करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी मेरे बहुत से मित्र हैं जिनको इस बात की जानकारी नहीं है कि मैंने चैनल बना लिया है, ठीक ना। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मेरे चैनल का प्रचार करें, अन्य मित्रों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।